हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का एसी कोर्स का 12वां दिन है और आज हम सीखने वाले हैं विंडो एसी के सभी इलेक्ट्रिकल भागों का सामान्य परिचय। थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में हम लोग सभी इलेक्ट्रिकल भागों के बारे में जानेंगे, लेकिन जैसे इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि विंडो एसी का अब इसके बाद हम वायरिंग ही बताने वाले हैं। तो वायरिंग जानने से पहले उस वायरिंग में लगने वाले सभी पार्ट्स के बारे में आप जान जाइए और बारीकियों से सीखिएगा, तो कभी भी आपको कोई भी समस्या वायरिंग से संबंधित नहीं आएगी। वायरिंग मतलब विंडो एसी की वायरिंग में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी यदि आप आज की वीडियो से शुरू करते हैं। 12वें नंबर, आज 12वां दिन है। अब इसके बाद से जो भी टॉपिक बनेंगे सभी इलेक्ट्रिकल भागों पर, छोटा छोटा जो भी भाग है सभी पर एक एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जो है कि वायरिंग का वीडियो बनेगा, जिससे कि आपको वायरिंग पूरे तरह से समझ में आ जाए। शून्य लेवल से आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तब भी आप आज से ही वायरिंग के बारे में सीखना है। तो आज से ही वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम ले करके जो भी मैं बताऊंगा उस चीज़ को नोट्स बनाइए और लिखिए। आपके पास एक नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है विंडो एसी में लगने वाले सभी इलेक्ट्रिकल भागों का सामान्य परिचय, और नीचे के तरफ से कुछ इलेक्ट्रिकल भागों का नाम लिखा गया है। विंडो एसी के अंदर यही सारे जो भी यहाँ पर लिखे गए हैं यही सभी इलेक्ट्रिकल भाग होते हैं, इनके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। यहाँ पर सामान्य परिचय है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो प्रत्येक पर एक एक जो है कि हम वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर बारीकियों से सीखने वाले हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा गया है कंप्रेसर मोटर। ये क्या होता है? सब अभी तो आपने सुना था सिर्फ कंप्रेसर, अब ये कंप्रेसर मोटर क्या हो गया? तो कंप्रेसर के अंदर जब हम लाइट देते हैं, कंप्रेसर को विद्युत दिया जाता है तभी तो वो चलता है। तो कंप्रेसर के अंदर एक मोटर होता है। तो कंप्रेसर मोटर के बारे में हम बहुत ही बारीकियों से सीखने वाले हैं कि कंप्रेसर मोटर की वाइंडिंग कैसे होती है, उसमें कितने प्रकार के वाइंडिंग होते हैं। वाइंडिंग करने के बाद जो 3 पिन बाहर निकलते हैं कंप्रेसर से, जिनका नाम CSR है, वो कहां से आते हैं? क्योंकि जब तक आप उसको जानेंगे नहीं तब तक कंप्रेसर के अंदर की बातों को नहीं समझ सकते हैं। वायरिंग से संबंधित यदि कंप्रेसर को आपको चालू करना है तो उसके भीतर से समझिए, उसके अंदर की बातों से सीखना शुरू कीजिएगा। तो हम इस पर भी एक वीडियो नेक्स्ट वाला रहेगा, तो इसी के ऊपर कंप्रेसर मोटर के ऊपर रहेगा। उसके बाद हम इस विंडो एसी के अंदर कुछ कैपेसिटर लगते हैं। कैपेसिटर ज़्यादातर तो रनिंग कैपेसिटर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एसी, किसी भी प्रकार की विंडो एसी हो तो उसमें अत्यधिक जो है कि रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कुछ ऐसी एसी मिल जाएंगे जिनमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। 2 टाइप के कंप्रेसर एसी में ज़्यादातर लगते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा आज के समय में रोटरी कंप्रेसर लगता है। रोटरी कंप्रेसर का चित्र देखिए, कुछ इस तरीके का रोटरी कंप्रेसर होता है। यदि रोटरी कंप्रेसर एसी के अंदर लगाए तो केवल रनिंग कैपेसिटर पर आपका एसी चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। रोटरी कंप्रेसर से क्या होता है, ये हैवी होता है। तो यहाँ के लिए यदि इस कंप्रेसर को एसी के अंदर लगाया गया है तो इसके लिए आपका रनिंग कैपेसिटर भी चाहिए और स्टार्टिंग कैपेसिटर भी चाहिए। दोनों कैपेसिटर लगाते हैं तब जाकर के ये बढ़िया से स्टार्ट होता है। रनिंग कैपेसिटर पर भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कभी कभी लोड जब पड़ता है ना तो वहाँ पर ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है थोड़ा सा समस्या करता है। इस वजह से इस कैपेसिटर वाले के बारे में, कैपेसिटर के अंदर की बातों को हम लोग सीखेंगे कि कैपेसिटर कितने टाइप के कंप्रेसर के द्वारा लगाए जाते हैं और किस कंप्रेसर में कौन सा कैपेसिटर लगता है।
और कैपेसिटर का पहचान आप कैसे कर पाएंगे कि कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है, तो इस पर भी एक वीडियो बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज टाइप रिले की बात की जाए, यदि एयर कंडीशनर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मतलब कुछ इस तरीके का कंप्रेसर लगा हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि उसमें आपको रनिंग कैपेसिटर भी लगाना है, स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगाना है। तो रनिंग कैपेसिटर जो लगता है एसी के अंदर वो फिक्स करके लगता है, एसी में ही नहीं बल्कि कहीं पर भी रनिंग लगता है तो उसको फिक्स करके किसी भी मोटर के साथ लगाया जाता है। रनिंग कैपेसिटर फिक्स लगा दिया जाए, मतलब एक बार तार जोड़ दिए ना तो जोड़ दिए एकदम, उसको कंप्रेसर चालू हो जाए चाहे मतलब मोटर आपका स्टार्ट हो जाए तो उसको हटाना नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर की जब बात आती है तो इसमें जो है ये केवल कुछ क्षणों के लिए काम करता है, मतलब मात्र 1 या 2 सेकंड होगा, चाहे एक ही सेकंड के अंदर में ही अपना काम कर सकता है। केवल 1 सेकंड के लिए ये मोटर से जुड़ता है, मतलब अस्थायी रूप से लगाया जाता है, इसको फिक्स करके नहीं लगाया जाता है। तो अस्थायी का मतलब इसको कंप्रेसर चालू हो जाने के बाद इसके कनेक्शन को कंप्रेसर से अलग करना पड़ता है। तो वो काम कौन करता है? वोल्टेज टाइप रिले। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी एसी के अंदर रनिंग कैपेसिटर लगा है तब तो वोल्टेज रिले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स करके लगाया जाता है। यदि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कैपेसिटर लगाए गए हैं तो वहाँ के लिए आपको वोल्टेज रिले लगाना जरूरी है, क्योंकि वोल्टेज रिले का काम है स्टार्टिंग कैपेसिटर को कंप्रेसर स्टार्ट हो जाने के बाद अलग करना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में हम प्रत्येक के जो भी टॉपिक यहाँ पर लिखा है सबके लिए एक एक जो है कि वीडियो हम बनाएंगे अलग से, और आपको अंदर की बातों को समझाएंगे कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद आ जाता है सेलेक्टर स्विच। ये एसी का प्रमुख स्विच होता है, मुख्य स्विच होता है। यदि एसी जो विंडो एसी है स्विच कंट्रोल है, एसी 2 टाइप के आते हैं, एक तो स्विच कंट्रोल आता है, एक दूसरा होता है रिमोट कंट्रोल। तो आधुनिक समय में तो रिमोट कंट्रोल बहुत बढ़िया से आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, और लोग रिमोट कंट्रोल के पीछे भाग रहे हैं, मतलब वही चीज़ें खरीदी जा रही हैं। तो रिमोट कंट्रोल जब आता है तो उसमें वायरिंग में उतना जो है कि आपको नहीं दिमाग लगाना होता है। उसमें कुछ कनेक्टर होता है, जैसे पीसीबी आता है, पीसीबी यहाँ नीचे की तरफ लिखा गया है, पीसीबी रहता है। पीसीबी में क्या करना होता है, तार जहाँ जहाँ जो जो फंस रहा है वहाँ पर फंसा दीजिए, हो गया। वहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना होता है। लेकिन मेन दिमाग आपको यहीं सेलेक्टर स्विच में, मतलब स्विच कंट्रोल यदि वायरिंग करने पड़े तब जाकर के आपको समस्याएं आ जाती है। तो स्विच कंट्रोल के लिए सेलेक्टर स्विच के बारे में जानना जरूरी है कि सेलेक्टर स्विच कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा स्विच जो है कि किस तरीके से काम करता है। तो जो भी एसी होती है मेन जो स्विच है, यदि स्विच कंट्रोल है तो यही सेलेक्टर स्विच ही होता है। और इसके द्वारा कभी आप चाहें तो केवल पंखा को चला सकते हैं, या फिर एसी को चलाने के बाद, एसी चलने का मतलब क्या समझते हैं, कंप्रेसर चलाने के बाद आप पंखे की स्पीड को हाई लो मीडियम में इसी सेलेक्टर स्विच के द्वारा बदल सकते हैं, जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं हाई कूलिंग हो रहा है, पंखा बहुत तेज चलता है तो उसको कहा जाता है कि एसी हाई कूलिंग कर रहा है। थोड़ा सा पंखा धीरे चल रहा है तो मीडियम कूलिंग, एकदम धीरे चल रहा है तो वो लो कूलिंग कहलाता है। तो कुल मिलाकर के सारा सिस्टम जो भी होता है फंक्शन, हम इस सेलेक्टर स्विच के द्वारा वो सारे काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आता है थर्मोस्टेट स्विच। थर्मोस्टेट स्विच एसी के अंदर क्या काम करता होगा, तो थर्मोस्टेट स्विच का काम होता है कमरे के अंदर का तापमान को मेंटेन करके रखना। जैसे जो भी तापमान आपको चाहिए, जो भी इच्छा हो, 20, 22, 25, ये जो भी आपको तापमान चाहिए आप थर्मोस्टेट से स्विच से सेट कर दीजिए, उतना ही तापमान आपको मिलेगा कमरे में। मतलब जब कमरा उतना ठंडा हो जाएगा तो ये स्विच से ही जो है कि कंप्रेसर के लिए लाइट जाती है, तो ये स्विच क्या करता है, कंप्रेसर को कट कर देता है।
कट करने का मतलब कंप्रेसर को बंद कर देता है, कूलिंग रुक जाती है। अब तापमान कमरे का बढ़ने लगता है तो फिर यही जो है कि कंप्रेसर को फिर से चालू करके फिर से तापमान उसी पर ला देता है। तो तापमान को मेंटेन करने के लिए ये थर्मोस्टेट स्विच लगाया गया होता है। इस थर्मोस्टेट स्विच में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे नॉर्मल जो स्विच होते हैं उसमें 2 टर्मिनल होता है और कोई कोई ऐसा आता है जिसमें 3 टर्मिनल आते हैं। तो इन दोनों प्रकार के थर्मोस्टेट स्विच के बारे में हम यहाँ जब वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, तो उसमें आपको बारीकियों से उस चीज़ को समझाना है और आपको उस चीज़ को समझना है। उसके बाद फैन मोटर की बात करते हैं। पंखा जो होता है, जो एसी के अंदर पंखा चलता है जिसके द्वारा हवा जो है कंडेंसर के तरफ जाता है या फिर कमरे के अंदर के तरफ हवा आता है, वो मोटर के अंदर से जो तार निकलते हैं उसमें निकलता है या तो 5 तार निकलेगा या फिर 6 तार निकलेगा। 3 स्पीड का मोटर ज़्यादातर एसी के अंदर यूज किया जाता है। तो यदि 3 स्पीड का मोटर है तो उसमें 5 तार भी निकल सकता है या फिर 6 तार निकल सकता है। तो जब भी मोटर हम यहाँ पर बताएंगे मोटर के बारे में, तो उन तारों को पहचानने की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से आप चेक करके पहचान पाएंगे कि कौन सा हाई वाला है, कौन सा मीडियम है, कौन सा लो है, और कोई किस पर आपको कैपेसिटर जोड़ना है, किस पर फेज न्यूट्रल जोड़ना है। ये सारी चीज़ें जब आप फैन मोटर के अंदर की बातों को नहीं समझिएगा तो कनेक्शन करने में आपको हमेशा समस्याएं आएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट रह जाए। कभी भी आपको क्लियर करना है तो पूरी तरह से आप जो कनेक्शन है उसको सीखने से पहले इन सभी चीज़ों को जरूर आप बारीकियों से सीख लीजिएगा, ताकि आपको कभी भी आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर जो है उसके बाद आता है स्विंग मोटर। ये बहुत मामूली सा मोटर होता है स्विंग मोटर। इसका मतलब ये है कि जो एसी से हवा निकलती है उस हवा को कमरे में चारों तरफ फैलाने के लिए इस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इस मोटर का इस्तेमाल ज़्यादातर आप कूलर में देखते होंगे, क्योंकि एसी सबके घर में होता नहीं है। तो कूलर यदि है तो कूलर में आप देखिएगा जो पत्तियाँ ऐसे ऐसे अपने से हो जाती हैं, वो पत्तियों को ऐसे ऐसे करने का काम, मतलब जो भी इधर उधर होती हैं वो सब करने का काम कौन करता है? स्विंग मोटर करता है। और यही स्विंग मोटर आपके एसी के अंदर होता है, थोड़ा सा कूलर से बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो इस स्विंग मोटर के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें 2 तार होता है, उसमें फेज न्यूट्रल दे दीजिए, वो चल जाएगा। और यदि पीसीबी वाला है तो उसमें 5 तार वाला आता है। 5 तार का कनेक्टर डायरेक्ट आप पीसीबी में कनेक्ट करा दीजिए, वो जो है कि उस तरीके से चल जाएगा। तो इस तरीके से 2 टाइप से स्विंग मोटर आते हैं, या तो पीसीबी वाला या फिर बिना पीसीबी वाला। पीसीबी वाला आएगा तो उसमें 5 तार या 6 तार वाला होगा। यदि नॉर्मल आता है स्विच वाला तो उसमें जो है कि सिर्फ 2 ही तार वाला होता है, एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है। इसी मोटर को चलाने के लिए यदि पीसीबी एसी के अंदर नहीं लगा है तो एक स्विंग स्विच लगता है, 1 वे स्विच। 1 वे स्विच का मतलब क्या समझते हैं? ऐसा स्विच जो तार को ऐसे जोड़े हटा दे, एक तार को बस ऐसे जोड़े और हटा दे, मतलब एक रास्ते वाला स्विच। सप्लाई को तोड़ने और जोड़ने, बहुत छोटा सा ये स्विच होता है। और जो है कि इसको सिर्फ स्विंग मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए बनाया गया होता है और स्विच कंट्रोल में इसको लगाया जाता है। सबसे हार्ड जो कनेक्शन होता है वो स्विच कंट्रोल का होता है। पीसीबी का वायरिंग जो है सिंपल है, सामान्य है। आपको सारी चीज़ें, सभी बातों को हम क्लियर करेंगे और आगे आप वीडियो हमारा पूरा लगातार देखिएगा। जब तक आपका एसी का जो कोर्स खत्म ना हो जाए तब तक आप इस पूरे सीरीज को देखिएगा। आपको सब कुछ समझ में आएगा, A to Z समझ में आएगा, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्विंग स्विच के बारे में आपको पता चल गया। उसके बाद आ जाता है पीसीबी। पीसीबी, पी का मतलब प्रिंटेड, सी का मतलब सर्किट, बी का मतलब बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये जो होता है सभी रिमोट कंट्रोल के एसी के अंदर
लगाया जाता है। और अकेला इस बोर्ड के द्वारा ही ये इस तरीके का एक प्रकार का बोर्ड होता है। इसमें जगह जगह पर कनेक्टर बना होता है। इसमें जो भी चीज़ें आपको कनेक्ट करना हो, जैसे पंखे का तार आपको जोड़ना है ना, तो यहाँ पर कहीं देखना नहीं है, पंखा का तार में एगो कनेक्टर बना होगा ऐसा, इसको ला करके फिट कर, जिसमें फिट होगा उसी में फिट कर दीजिए बस। तो पीसीबी का मतलब पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम जो है, इसमें बाकी स्विच नहीं हो सकते हैं। जितने इसमें हमने स्विच के बारे में बताया, वो जब भी ये पीसीबी वाला एसी होगा उसमें स्विच नहीं हो सकता। जैसे 8 नंबर पर ये स्विच है, ये नहीं होगा। उसके बाद और कहीं थर्मोस्टेट ये स्विच दिख रहा है, ये नहीं होगा। और एक और कहीं स्विच होगा, ये सेलेक्टर स्विच, ये नहीं होगा। ये 3 जो स्विच हैं, यदि पीसीबी वाली एसी है तो ये तीनों स्विच नहीं होंगे, बाकी सारा सिस्टम उसके अंदर लगा होगा। स्विच का मतलब अब ये स्विच का काम आपका पूरा स्विचिंग सिस्टम आपका पीसीबी करेगा, और वो रिमोट से करेगा, रिमोट से भी करेगा। और इसके लिए अलग से एक बोर्ड होता है जिससे आप सामने एसी के जा करके बटन को दबा करके भी वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ आप रिमोट में बटन पाते हैं वही सारी चीजें आपके एसी के पैनल पर, मतलब सामने की तरफ भी मिल जाता है। तो जो पीसीबी वाला होता है वो थोड़ा आपको आसान लगेगा, क्योंकि वायरिंग जब हम बताएंगे तो उस समय आप समझिएगा कि आसान उसका वायरिंग है। उसके बाद एक आता है यूनिवर्सल पीसीबी। इसके बारे में भी सीखना बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसी पीसीबी है, बहुत काम की चीज़ है। यदि कोई एसी बहुत पुराने मॉडल का है, जैसे मान लेते हैं स्विच कंट्रोल हो गया, स्विच कंट्रोल एसी है, उसको आप चाहते हैं कि रिमोट कंट्रोल बना दें, तो वहाँ पर आप इस यूनिवर्सल पीसीबी को फिट कर सकते हैं। और इस यूनिवर्सल पीसीबी के बारे में जब आप जानेंगे तभी जा करके आप एसी के अंदर लगा करके स्विच वाले एसी को रिमोट वाले में बदल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रिमोट वाली एसी आ गई जिसका सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, जो मतलब पीसीबी है वो नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर आप चाहें तो ये यूनिवर्सल पीसीबी लगा सकते हैं। यदि ये भी नहीं मिलता है तो वहाँ पर आप स्विच कंट्रोल वाला वायरिंग कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब आप इन सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टमों के बारे में जानेंगे, तो यदि आपका एसी स्विच कंट्रोल है तो आप उसको रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं, रिमोट कंट्रोल है तो आप उसको स्विच कंट्रोल आसानी से बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इन सभी के बारे में अंदर से जानना पड़ेगा। तो इन सभी के लिए हम एक एक वीडियो बनाएंगे और ये सीरीज इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय रखिए। यदि कुछ न समझ में आया हो जो मैं बोल पाता हूँ, हमारी भाषा आपको नहीं समझ में आ पाती है, तो उसके लिए भी आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक बार और पहली बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक कर दिया करिए, ताकि हम जो है कि इस सीरीज को लगातार ऐसे कंटिन्यू करें। क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं और चैनल को और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, जैसे आपके दोस्त मित्र हैं जो एसी का कोर्स करना चाहते हैं और उनको कहीं मतलब वो कहीं काम कर रहे हैं, उनको समय नहीं है संस्था में जा कर के पढ़ने का, तो सब कुछ जो है कि मैं इस चैनल के माध्यम से फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके लिए आप लोगों की भी सपोर्ट है, सपोर्ट चाहिए हमको। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके से आप हमें सपोर्ट करेंगे, आगे भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 5-6 दिन के अंदर 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं हम लोगों का। ये बहुत ही खुशी की बात है। आप लोग इसी तरह से इस परिवार को बढ़ाते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।